तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं खलीफाओं के साम्राज्य विस्तार और गृह युद्ध, साथ ही साथ संप्रदाय के निर्माण की। अभी तक हमने देखा कि 3 खलीफा हुए हैं आरंभिक, जिनमें से पहले ने शांति व्यवस्था कायम करने का प्रयास किया क्योंकि विद्रोह बहुत हो रहे थे। बाद के 2 ने साम्राज्य विस्तार की नीति का अनुसरण किया। जो साम्राज्य विस्तार की नीति का अनुसरण किया गया, उसके बाद क्या निर्णय लिया, तो जीते गए प्रदेशों में नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। ठीक, इन्होंने जो प्रांत जीत लिए थे उसमें क्या किया, इन्होंने नए प्रशासनिक ढांचे को तैयार किया, नई प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर प्रदान की। इस नए प्रशासनिक या प्रदेश, जिन्हें प्रांत कहा जाता था, का एक अध्यक्ष नियुक्त हुआ। इसका एक अध्यक्ष नियुक्त किया गया जो इस प्रांत को देखता था, जिसे अमीर कहा जाता था। यानी कौन हो गया, राजा के बाद जो शासक है, सत्ता का मुख्य अधिकारी है, उसके बाद प्रांतों का मुखिया कौन हो गया, अमीर। अमीर की नियुक्ति कर दी जा रही है प्रांत में और वहां की व्यवस्था को वही देख रहा है। और ये जो प्रांत होगा, इसमें बहुत सारे कबीले होंगे। तो जो कबीले होते थे इसके अंतर्गत, उस कबीले के मुखिया को, भाई अमीर को आप नियुक्त कर देंगे तो ऐसा तो नहीं मुखिया को वहां से भगा देंगे, मुखिया को भगा देंगे तो बवाल हो जाएगा। तो जो मुखिया होता था उसे एक नया पद दे दिया गया और कहा गया अशरफ। ठीक, यानी अब क्या हो गया, सबसे ऊपर कौन होगा, शासक अथवा खलीफा। सबसे ऊपर खलीफा है, उसके नीचे कौन आ रहा है, दूसरे पायदान पे अमीर, और अमीर के बाद कौन है, अशरफ। यानी एक तरह से एक चेन बन रही है प्रशासन की, जिसमें 3 लोग उत्तरदायी हैं। पहला ये, फिर ये और फिर ये। इन तीनों के माध्यम से होकर शासन व्यवस्था को वहां पर चलाया जाने लगा। केंद्रीय कोषागार जो होता था, केंद्रीय कोषागार यानी शासक का जो खजाना होता था, जो खलीफा होता उसका जो खजाना होता था, उसे बैतुल माल कहा जाता था। बैतुल माल कहा जाता था। ठीक, कोषागार जैसे कहते हैं, खजाना कहते हैं, वैसे उसको बैतुल माल की संज्ञा दी गई। ये बैतुल माल जो होता था, इसमें धन कहां से आता था, तो मुसलमानों से राजस्व से प्राप्त राजस्व, जिनसे राजस्व प्राप्त होता था वो होता था, यहाँ पर आता था। और उसके बाद में जो लूट का धन होता था, ठीक, ये दोनों इस धन की व्यवस्था के लिए स्रोत के रूप में लिए जाते थे। मुसलमानों से जो राजस्व प्राप्त होता था वो, और लूट का धन जो आता था वो। इस तरह से कोषागार बना, और कोषागार के धन का उपयोग कौन करता रहा, खलीफा। खलीफा के जो सैनिक होते थे सैनिक, ये सैनिक जो रेगिस्तान का क्षेत्र होता था, जो साम्राज्य का बाहरी क्षेत्र होता था, उसके किनारे पर बसे शहर थे जिनका नाम था कुफा और बसरा। कुफा और बसरा, ये दोनों शहर रेगिस्तान के किनारे बसे थे। ठीक, देखिए बसे किनारे थे, इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए नखलिस्तान कहते हैं, यानी ये क्षेत्र नखलिस्तान है, यहाँ पर हरी भरी उपजाऊ भूमि है, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर तभी तो लोग रुकेंगे, तभी यहाँ पर रहने की दशाएं बन रही हैं। तो इसके बाद जो बाहर का क्षेत्र होगा वो रेगिस्तान होगा। तो इस रेगिस्तान के किनारे वाले क्षेत्र पर सैनिक रहते थे। यहाँ 2 शहर बसे हुए थे,
नाम था एक का कुफा और दूसरे का नाम था बसरा। ठीक, इन्हीं में ये सैनिक रहा करते थे। यानी कि जब कोई बाहरी आक्रमण होगा तो सबसे पहले ये संभाल लेंगे बाहर से, और किसी पर आक्रमण करना होगा तो अपने कबीले तो करना नहीं होगा, कभी करना होगा तो बाहर ही। तो ये इतनी यात्रा इनको नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट ही जहां जाना होगा यहीं से रवाना हो जाएंगे। यानी कि समय की बचत और साथ ही साथ सुरक्षा मानकों का भी ध्यान। इस प्रकार हमने देखा कि प्रशासनिक ढांचा तैयार कर लिया गया है और राजस्व की व्यवस्था हो गई है। दो चीजें, सबसे पहला क्या था, कबीले पर नियंत्रण रखना, और दूसरा काम क्या था, राज्य के लिए संसाधनों की राज्य के लिए व्यवस्था करना, यानी संसाधनों को इकट्ठा करना। तो पहला क्या हुआ इनका काम, कबीलों पर नियंत्रण कैसे कर रहे हैं, अमीर को नियुक्त कर दे रहे हैं। अमीर क्या कर रहा है, जो शेख होता है, कबीले का मुखिया होता है, उस पर नियंत्रण रख रहा है, यानी कबीलों पर नियंत्रण हो गया। दूसरे चरण में इन्होंने कोषागार की, धन की आवश्यकता थी, धन की व्यवस्था कर ली और सैनिक की व्यवस्था कर ली। इस तरह से राज्य के लिए जो आवश्यक संसाधन थे वो भी इन्होंने स्थापित कर लिए, व्यवस्थित कर लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं गैर मुस्लिम लोगों के साथ कैसे व्यवहार होता था। तो जो गैर मुस्लिम होते थे उन्हें खराज और जजिया कर देना पड़ता था। दो तरह के कर होते थे, खराज और जजिया, ये देना पड़ता था। इसको अदा करने के बाद जजिया और खराज गैर मुस्लिम लोग जब दे देते थे, देने के बाद धार्मिक कार्यों को संपन्न करने की आजादी मिल जाती थी। उन्हें अपने धार्मिक कार्यों को संपन्न करने की अनुमति, ठीक, ये दो टैक्स दे देने के बाद उन्हें अपने धार्मिक कार्यों को करने की अनुमति या उनके अधिकार प्राप्त हो जाते थे। अब हम देख रहे हैं कि राजनीतिक विस्तार और एकीकरण का कार्य कैसे हुआ। जैसे राजनीतिक विस्तार कर लिया, फिर सबको एक संगठन में कैसे लाए, इस पर थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर विस्तार प्लस एकीकरण। अभी हमने तो देखा कि विभिन्न क्षेत्रों को विजिट कर लिया है, लेकिन इससे पहले जरूरी है कि जहां पर आप रह रहे हैं, मक्का है, मदीना है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है, वहां के जो कबीलाई लोग हैं उनको आपने कैसे संगठित किया, इस पर भी चर्चा करनी आवश्यक है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम घर से बाहर का एक क्षेत्र पूरा कब्जा कर लें, वही व्यवस्थित हो, बढ़िया, बहुत अच्छी बात हो गई, बड़ी बात हो गई, अपना घर ही ना संभाल पाए। तो इन्होंने अपने क्षेत्रीय एकीकरण का काम कैसे पूरा किया, जो लोकल लेवल पे जो एकीकरण का काम था, जो कबीलाई लोग थे उनको कैसे संगठित किया, एकीकृत किया, ये भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। तो अरबी कबीले एकीकरण में, अरबी कबीले सरलता से नहीं आए। देख लीजिए, अब यहाँ पर क्या है कि जो अरबी कबीले हैं वो बहुत सरलता पूर्वक इनके एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए, वो संगठित और एक इनके साथ आकर नहीं हुए, क्योंकि उन्हें अपने अस्तित्व की चिंता थी, अपनी व्यवस्था, अपनी संस्कृति की चिंता थी। वो जानते थे कि इनके साथ समाहित होने के बाद हमारा जो व्यक्तिगत अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा, हम इन्हीं के कल्चर, इन्हीं की सभ्यता संस्कृति के बन जाएंगे। बहुत आसानी से नहीं आए। राज्य क्षेत्र के विस्तार में राज्य क्षेत्र के विस्तार में संसाधनों व पदों के वितरण को लेकर उम्मा वर्ग से विवाद उत्पन्न हो गया। देखिए, उम्मा वर्ग जो है वो खत्म तो होगा नहीं, क्योंकि अनुयायी से भी धर्म चलना था। तो उम्मा वर्ग है और उसमें कुछ पुराने लोग भी होंगे, हमेशा बने रहेंगे।
तो क्या होता है कि राज्य क्षेत्र के विस्तार में, यानी जो इन्होंने राज्य क्षेत्र का विस्तार किया उसके कारण और पदों के वितरण के कारण, जो उन्होंने अशरफ और अमीर इन सभी पदों का निर्धारण किया, इन पदों के कारण क्या हुआ, इनमें असंतोष उत्पन्न हुआ उम्मा वर्ग के लोगों में पुनः, और ये विद्रोह की प्रवृत्ति के रूप में या विद्रोह के मूड में आ गए। उनका विचार हो गया विद्रोह का, यानी कि विवाद उत्पन्न हो गया। इस विवाद को समाप्त करने के लिए इन्होंने प्रयास क्या किए। आरंभिक काल में पूरी व्यवस्था पर नियंत्रण कुरैश का था। पूरी भाई हजरत मोहम्मद साहब कुरैश कबीले के थे, तो खलीफा स्वयं को कौन घोषित कर सकता है, जो उनके कबीले का हो। तो जो सबसे पहले अबू बकर आए या उमर आए या उस्मान आए, ये सब कुरैश कबीले से संबंधित थे, इसीलिए इनका ज्यादा विरोध नहीं हुआ। तो आरंभिक काल में पूरी व्यवस्था पर नियंत्रण किसका था, कुरैश कबीले का था। कुरैश कबीले का था। प्रशासन पर नियंत्रण के लिए जो उस्मान था, ये भी कुरैश कबीले से संबंधित था। उस्मान भी, इसका शासन रहा है 644 से 56 ईस्वी। इसने संपूर्ण सत्ता को केंद्रीकृत करने के लिए, उस पर एक कड़ा नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में अपने अधिकारी नियुक्त कर दिए। अपने अधिकारी नियुक्त कर दिए। ठीक, अब क्या कर रहा है कि माहौल बना रहा है कि हमको भविष्य में अगर विद्रोह की स्थिति बनती है तो कैसे नियंत्रण करना है। जब अपने आदमियों को नियुक्त कर देगा सभी पदों पर, तो विद्रोह कोई भी करे दबाने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि जो महत्वपूर्ण पद पर है वो अगर विद्रोह करेगा तो उसको दबाना, समाप्त कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन इसने क्या किया, बच्चों बीच में थोड़ा सा एक दृष्टांत आ गया। कभी कभी कुछ ऐसे ही एक सामाजिक प्राणी होने के कारण बाधाएं आ जाती हैं। सोशल होना बड़ा अच्छा भी है और बड़ा नुकसानदेह भी है। तो ठीक है, हम लोग फिर से अपने उसी पॉइंट पर आ जाते हैं वापस। थोड़ा सा एक मिनट का डिस्टर्बेंस हुआ मेरे साथ। तो जो उस्मान था उसने क्या काम किया था, शासन सत्ता पर अपने नियंत्रण को कड़ाई से लागू करने के लिए, एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करवाने के लिए अपने ही अधिकारियों को हर जगह पर नियुक्त कर दिया। अब ये था कहां से, मदीना से। सब मदीना में ही तो रह रहा है, तो जब लोगों को नियुक्त करेगा तो इसके विश्वास पास लोग कहां से आएंगे, मदीना के ही होंगे। और जब उसने ऐसा काम किया तो इसका जो मक्का के लोग थे, मक्का के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। मक्का के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा और मक्का के लोगों पर इसका नियंत्रण भी बढ़ गया। ठीक, अब देखिए वो क्षेत्र जहां से एक बार विस्थापित होकर व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में जा रहा है उस धर्म के कारण, अब वापस उसी धर्म में, उसी क्षेत्र में समय के परिवर्तन के साथ कड़ाई से अपने जो है नियमों का पालन सुनिश्चित करवा रहा है। उन्हीं के कबीले का एक अगला व्यक्ति जो खलीफा है, नाम है उसका उस्मान। समय का परिवर्तन है ये। अब जब मक्का के लोगों पर इनका कड़ाई से नियंत्रण हो जाएगा, मदीना में भी काफी लोग ऐसे हैं जो इनके ही लोगों के द्वारा शोषित हैं, शोषण हो रहा है, क्योंकि वो सत्ता में है और इनको ये भी पता है कि हम कहीं ना कहीं शासक के निकट हैं, नजदीकी हैं। इसका फायदा शासक को भी मिल रहा है कि भाई अपने चहेते लोगों को नियुक्त कर दिया शासन में, तो वो जो नियुक्त कर दिए गए हैं उनको भी तो फायदा मिलेगा
कि अब हम उनके निकटस्थ हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत तो गलत कर ही जाते हैं। तो उन सारी चीजों की वजह से कबीलों में झगड़े उत्पन्न हो गए। कबीलों में झगड़े उत्पन्न हो गए। उस्मान के बाद जो चौथा खलीफा आया, उस समय, ठीक, ये झगड़े कब उत्पन्न हुए? उस्मान के मृत्यु के बाद जब चौथा खलीफा आता है। जो 4 खलीफाओं के बारे में हमने बात करी थी कि आरंभिक काल में 4 खलीफाओं ने हजरत मोहम्मद साहब के निर्देशों और उनके आदेशों का पालन किया, उन्हीं के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास किया। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि उनकी मृत्यु के बाद, उस्मान की मृत्यु के बाद चौथा खलीफा नियुक्त होता है और उस समय कबीलों में विवाद उत्पन्न हो गए, झगड़े। ये जो था उसका नाम था अली। चौथा खलीफा था वो था अली। अब हम देखेंगे इन्होंने कैसे क्या कार्य किया। तो इन्होंने 2 लड़ाइयां लड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप मक्का के अभिजात्य वर्ग वही वर्ग है जो समृद्ध वर्ग और धन संपदा से पुष्ट था, यानी आर्थिक रूप से काफी सबल था, उसकी बात हो रही है। मक्का के अभिजात वर्ग से मतभेद गहरे हो गए। ठीक, मतभेद था वो और भी गहरा हो गया। इन 2 लड़ाइयों के बाद जो इनका रिजल्ट निकल के आया, एक तो ये हो गया अभिजात वर्ग से मतभेद इनका गहरा हो गया। गहरा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय इन्होंने जो कुफा क्षेत्र पर शासन स्थापित कर लिया था। ठीक, यानी कुफा पर इन्होंने शासन स्थापित कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप मक्का के अभिजात वर्ग से इनका मतभेद जो था वो और गहरा हो गया। मक्का के लोगों से पहले इनकी नहीं बनती थी, पूरे कबीले के लोगों की नहीं बनती थी, लेकिन अब क्या हो गया, और भी गहरे मतभेद हो गए। एक युद्ध इन्होंने लड़ा, मोहम्मद साहब की पत्नी से भी लड़ा। मोहम्मद साहब की पत्नी। अब देखिए, मक्का के अभिजात वर्ग से इनका सामंजस्य अच्छा नहीं है। इन लोगों ने क्या किया, जो इनकी पत्नी है उनके पक्ष के लोगों को तैयार किया और इस बात के लिए प्रेरित किया कि आपके पति के द्वारा बनाए गए साम्राज्य का लाभ कोई अगला उठा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, क्योंकि जो पत्नी होंगी उनके मन में बात आएगी क्यों ना हम वापस अपनी सत्ता को प्राप्त कर लें। तो उनकी मोहम्मद साहब की पत्नी, जिनका नाम था आयशा को पराजित किया। किसने किया होगा? अली ने उनको पराजित किया। और यह पराजय हुई थी उनकी ऊंटों ऊंटों वाली सेना की लड़ाई में इन्होंने क्या किया, जो आयशा है इनको पराजित कर, किसने कर दिया? अली ने पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद संपूर्ण विरासत का वारिस बन गया। ठीक, लोगों ने यहां तक देखा कि गृह युद्ध की स्थिति आई, कहां से? मक्का के अभिजात वर्ग से, आयशा से, लेकिन इसने सबको पराजित करते हुए, परास्त करते हुए एकमात्र वारिस स्वयं बनकर उभरा।
अधिकांश क्षेत्रों को तो अधिकार में कर लिया, अधिकार इसका अधिकांश क्षेत्र पर हो गया, लेकिन कुछ प्रायद्वीपीय क्षेत्र थे, प्रायद्वीपीय क्षेत्र जिनके विद्रोहियों का दमन ना कर सका। ठीक, यानी जो अली था वो काफी क्षेत्रों पर अपने आप को स्थापित कर ले गया, लेकिन कुछ प्रायद्वीपीय क्षेत्र के जो विद्रोही थे उनका दमन नहीं कर पाया। उसका कारण क्या था? वह या तो उस्मान से जुड़े हुए थे, यानी इससे पूर्व के जो खलीफा थे उनके उत्तराधिकारी थे, उनसे जुड़े हुए थे, और दूसरा जो था वो था सीरिया का गवर्नर मुआविया। ठीक, ये दो ऐसे हैं जिनको ये पराजित नहीं कर पाता है। अब आगे जो भी चीजें होंगी वो मुआविया हैंडल करेगा। देखिएगा, अली के खत्म होने के बाद मुआविया पूरे साम्राज्य पर कब्जा करेगा धीरे धीरे। दूसरा युद्ध इनका जो था, पहला मैंने बताया कि 2 युद्धों में, तो पहला युद्ध तो कुफा वाला था, तो कुफा लड़ा और आयशा से और कुफा को जीत लिया। दूसरा जो युद्ध था इनका वो था सिम्फिन। दूसरा युद्ध किसका? अली का। वो था सिम्फिन से। सिम्फिन, ठीक, कंफ्यूज हो गए? सिम्फिन का मतलब मेसोपोटामिया से है। ठीक, मेसोपोटामिया से जो युद्ध हुआ, इसका परिणाम जो निकल के आया वो परिणाम था संधि। यानी इस युद्ध का जो समापन हुआ वो किसी की विजय से नहीं हुआ, बल्कि संधि से इसका समापन हुआ। और इस संधि के कारण अनुयायी इनके जो थे वो बट गए 2 भागों में। ठीक, के कारण अनुयायी विभाजित हो गए, क्योंकि कुछ चाहते थे कि संधि हो और कुछ चाहते थे संधि गलत हुई, नहीं होनी चाहिए थी, कुछ और संघर्ष करते तो हम जीत लेते। तो अनुयायियों का इनके विभाजन हो गया, और किसी की भी ताकत उसके अनुसरण करता अनुयायी या फिर उसके अधिकारी वर्ग के लोग होते हैं। अब जब अनुयायियों में विभाजन हो गया, यानी कि ये कमजोर हुआ होगा अली। विभाजन हो गया, विभाजन 2 पक्षों में हुआ। जब विभाजन होगा तो 2 पक्ष हो गया। विभाजन किसका हो रहा है? अनुयायियों का। किसके? अली के अनुयायी हैं, उनका विभाजन हो रहा है 2 पक्षों में। तो जो समर्थक थे इनके जो समर्थक थे समर्थक हैं वो तो इनके साथ ही रहेंगे, समर्थक कहलाएंगे। लेकिन जो इनको विरोधी थे उनको संज्ञा दी गई खर्जी की। खर्जी कहा गया। ठीक, खर्जी की संज्ञा, यानी कि अब क्या है, एक समर्थक वर्ग है, दूसरा वर्ग कौन सा है? खर्जी वर्ग, जो इनका विरोध करता है, इनके समर्थन में नहीं रहता है। खर्जी द्वारा ये जो विरोध की स्थिति उत्पन्न हुई, विरोध के बाद खर्जी समुदाय के जो लोग थे उनमें से एक व्यक्ति ने, जो कुफा था जिसे इन्होंने आयशा से जीता हुआ था, उस कुफा शहर की एक मस्जिद में एक खर्जी ने, यानी इनके एक विरोधी ने इनकी हत्या कर दी। ठीक, इस तरह से अली का भी खेल खत्म हो गया। विभिन्न लड़ाइयों को लड़ने के बाद, अपने साम्राज्य को विस्तारित करने के बाद, अपने ही अनुयायियों में से जो है 2 भाग हुए, और 2 भागों में से जो खर्जी भाग था, यानी इनका विरोधियों का भाग था, उसका एक व्यक्ति निकलता है और एक मस्जिद में जाकर
जिस समय ये नमाज की इबादत के लिए गए होते हैं वहां पर इनकी हत्या कर दी जाती है। जो इनके समर्थक अनुयायी थे उन्होंने इनके पुत्र हुसैन के प्रति निष्ठा प्रकट की। हुसैन का नाम सुना होगा आप लोग, जो ताजिया का जो काम होता है मुहर्रम का, वो हुसैन की शहादत के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। यही संघर्ष था जो चल रहा था, जिसमें जब हुसैन को मार दिया जाता है करबले में, तब उसी समय से ये हमेशा की परंपरा हो गई, शहादत को उनके मनाया जाने लगा। उनके प्रति निष्ठा व्यक्त की। 661 में मैंने बताया 56 तक अली का उसका शासन रहा, उस्मान का। 56 के बाद 61 तक इनका शासन रहा अली का। 61 में ही मुआविया ने, मैंने बताया ना गवर्नर था सीरिया का मुआविया, जिसको ये पराजित नहीं कर पाए थे। 61 में मुआविया ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। यानी 4 खलीफा हुए थे, उमर, अबू बकर और उसके बाद उस्मान और अली, ये 4 खलीफा हुए। इनके बाद जो खलीफा बनता है वो कौन बनता है? मुआविया, जो सीरिया का गवर्नर हुआ करता था, जो सीरिया क्षेत्र जीता गया था इनके द्वारा, उस्मान के द्वारा, उसी का एक गवर्नर था जिसको ये पराजित नहीं कर पाए थे। बाद में इनकी मृत्यु के बाद वो स्वयं को खलीफा घोषित कर देता है। इस प्रकार उमैयद वंश की स्थापना हुई। मुआविया ने, ये उमैयद वंश से संबंधित था, तो इस प्रकार उमैयद वंश की स्थापना हुई। अब हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने खलीफा के शासन के उदय के बारे में पढ़ा, इनका विस्तार पढ़ा, गृह युद्ध यानी आयशा और उनका जो हुआ है। फिर हमने क्या देखा है? संप्रदाय निर्माण, यानी एक अगले संप्रदाय का निर्माण हो रहा है जो उमैयद वंश के द्वारा संचालित किया जाने वाला है। मुआविया उसका खलीफा बन के सामने आया है। ठीक, इस तरह से पूरा कॉन्सेप्ट हमारा तैयार होता है। तो अब ठीक है, इस टॉपिक को आप लोग यहाँ से कवर करेंगे। इसके आगे का जो हमारा भाग होगा, अगला जो टॉपिक आएगा वो उमैयद वंश और राजतंत्र का केंद्रीकरण, यानी ये जो वंश है ये अपना परफॉर्मेंस कैसे देता है, अपने कार्यकलाप कैसे करता है, और फिर वो राजतंत्र का केंद्रीकरण कैसे करता है, यानी सत्ता को कैसे और ज्यादा मजबूती से बनाता है, मजबूती प्रदान करता है और संचालित करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 6 में। तब तक आप लोग इसको देखिए। थैंक यू।